विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले चरण के प्रचार का युद्ध खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के प्रचार के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है और आज इसकी सबसे बड़ी तस्वीर रामपुर में देखने को मिलेगी। दरअसल आज रामपुर में पक्ष और विपक्ष दोनों के सबसे बड़े योद्धा प्रचार करने वाले हैं। आज रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते दिखाई देंगे। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के बिलासपुर और मिलक विधानसभाओं में हुंकार भरेंगे और दूसरी ओर अखिलेश यादव दिन भर विजय रथ यात्रा के साथ अपने पक्ष में वहीं रामपुर में माहौल बनाएंगे। तो दो दिग्गज आज रामपुर में। तो आज रामपुर सियासी सूरमाओं के प्रचार का केंद्र बना हुआ है और इस बीच मौसम भी आंख मिचौली कर रहे हैं। सुबह से ही तेज बारिश के साथ कड़ाके की ठंड भी वापसी कर रही है, लेकिन सियासी पारा वहां का गर्म है और ऐसे में अखिलेश और योगी के रामपुर आगमन को लेकर लोग क्या सोचते हैं, 14 फरवरी के मतदान में उनका झुकाव किस पार्टी की ओर रहेगा, ये सब जाना वहां पर हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव के केंद्र में रामपुर होगा, क्योंकि दो सियासी सूरमा आज रामपुर का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज रामपुर में 2 जनसभा करने का कार्यक्रम है, तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज रामपुर में होंगे, 11 जगह संबोधन करेंगे। ऐसे में आज रामपुर का पारा सियासी तौर पर काफी ज्यादा गर्म है। रामपुर विधानसभा में हम जो मोहम्मद आजम खान की विधानसभा है, वहां पर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम सिंह साहब, हमें ये बताइए कि आज दोनों सियासी सूरमा यहीं पर होंगे, किसकी बात को आज सुनना चाहेंगे? अखिलेश जी की। क्या खास वजह रहेगी? अखिलेश जी से क्या सुनना चाहते हैं? अखिलेश जी की बातें बहुत अच्छी हैं, बात काम भी अच्छे हैं। हमें कुछ अच्छी बातें बताइए। अखिलेश जी की बातें क्या अच्छी हैं? ये विकास कराया आप रामपुर में, मुलायम सिंह जी ने आजम खां के 5 बार विधायक रह चुके हैं और जो उनके साथ हो रहा है वो अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। आजम खान साहब के साथ अत्याचार हो रहा है? जी जी। अच्छा भाई साहब, आगे आइए जरा, बताइए क्या नाम है आपका? जाकिर भाई। क्या करते हैं जाकिर भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जाकिर भाई, क्या चल रहा है रामपुर में? आज दोनों सियासी धुरंधर जो है आज रामपुर में रहेंगे। अखिलेश जी को देखना जा रहा है। अखिलेश जी की सरकार में हमें ज्यादा काम मिलता है। हाँ, अखिलेश जी को आज सुनने जाएंगे? हाँ जाएंगे, मौसम खराब हो रहा है। क्या अच्छा लगता है अखिलेश जी की काम में? मजदूरों को मजदूरी ज्यादा मिलती है। हाँ, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं करवा पाए ऐसा? नहीं, इस रामपुर में तो कोई ऐसा काम ना हुआ, बड़ा काम कोई। इस बार कैसी सरकार बनाएंगे आप? सरकार अखिलेश जी की बन जाए तो सही है। ये तमाम बातें हो रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमित। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि दोनों सियासी धुरंधर आज यहाँ पर रामपुर में होंगे। रामपुर में क्या चल रहा है? आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? साहब योगी जी को वोट देंगे हम तो। अच्छा जी। क्या कारण रहेंगे ऐसे? रामपुर में जो दंगा फसाद हुए हैं समाजवादी सरकार में, वो अब बंद हैं। बीजेपी सरकार में जो लोगों के साथ अत्याचार होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं और आजम खान ने लोगों के जो गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, लोगों के जबरदस्ती अंगूठे लगवा गए, लोगों को बंद कराया गया, वो सब बंद है इस समय। और लोगों के साथ जो है किसी की बहन बेटी अगर अब निकल रही है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही। आजम खान सरकार में वो भी होती थी, इसलिए हम तो योगी सरकार को वोट देंगे। तो भाई साहब, आपके साथ में बैठे हैं, बता रहे हैं कि बड़ा अत्याचार होता था। ये सर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल उनकी सरकार में 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो ऐसे नहीं रह चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है और लोग अपना मूड बना चुके हैं। रामपुर में आज सर्दी है, काफी मौसम काफी सर्द है, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलक सुरक्षित सीट और बिलासपुर में जनसभा करने आ रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 जगह संबोधन करेंगे। यानी सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है और आज प्रचार का केंद्र रामपुर बना हुआ है। रामपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट बरेली से। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुख्यमंत्री योगी की जनसभाएं रद्द हो सकती हैं। जी हां, सीएम योगी का आज की नवाबगंज और बहेड़ी में जो जनसभाएं होनी हैं वहां पर पानी भर चुका है और इसी वजह से ये दोनों कार्यक्रम रद्द हो सकते हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की। 2 जनसभाएं थी बरेली में और ये प्रोग्राम रद्द हो सकते हैं। सुबह से वहां पर बारिश हो रही है, पानी लग गया है जनसभा वाली जगह पर।
नवाबगंज और बहेड़ी में जो जनसभाएं होनी है, दोनों ही जनसभा स्थलों पर पानी भरने की खबर है। तस्वीरें देखिएगा। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की लड़ाई अब यूपी चुनाव तक आ गई है। शिवसेना ने प्रयागराज में भाजपा की महिला नेत्री को अपना उम्मीदवार बना दिया है। जी हां, आरती देवी कोल को कोराव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया है शिवसेना ने। आरती कोल को इसी सीट से भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बीजेपी ने 10 दिन पहले ही घोषित कर दिया था आरती कोल का नाम। 2 दिन पहले बीजेपी ने आरती कोल की जगह मौजूदा विधायक राजमणि कोल को अपना प्रत्याशी बनाया था। अब आरती कोल ने नामांकन की तारीख का ऐलान करने के बावजूद पर्चा वहां पर दाखिल नहीं किया था। और एक और बड़ी अपडेट, कुछ ही देर में प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच जाएंगी। यूपी के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे प्रियंका गांधी। जी हां, लखनऊ में कांग्रेस की तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। इसके लिए दोपहर 12:35 पर घोषणा पत्र जारी करने का समय दिया गया है। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी इसके लिए लखनऊ पहुंच जाएंगी। पार्टी दफ्तर में ही यह घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस पार्टी का वक्त दिया गया है दोपहर के 12:35। तैयारियां लगभग पूरी। नाम इसका उन्नति विधान। घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने रखा है उन्नति विधान। देखिए, अलग अलग दलों ने अपने घोषणा पत्रों के नाम अलग अलग रखे हैं। बीजेपी अपने घोषणा पत्र का नाम रखा संकल्प पत्र। यही संकल्प पत्र नाम था 2017 में भी। उसके बाद कल समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आया, उन्होंने अपना नाम रखा वचन पत्र। और अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आज आ रहा है, इसका नाम रखा गया उन्नति विधान। आइए इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें। किसानों का 10 दिन में कर्ज माफी का वादा हो सकता है। कोरोना में जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की जा सकती है। पत्रकारों के खिलाफ जो दर्ज मामले हैं उन्हें खत्म करने का वादा हो सकता है। शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में 5 सीटें आरक्षित करने की बात हो सकती है। हाथ में मैला उठाने वालों के लिए पुनर्वास योजना का भी ऐलान संभव है। और सफाई कर्मियों को नियमित करने का वादा भी कांग्रेस के उन्नति विधान में किया जा सकता है। आवारा पशु जो कि एक मुद्दा है निश्चित रूप से, तो आवारा पशुओं के फसल नुकसान पर 3000 रुपए का हर्जाना भी हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोधन न्याय योजना शुरू की जा सकती है। इसकी घोषणा हो सकती है। और मिड डे मील बनाने वाले जो रसोइये हैं उनको हर महीने 5000 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 5% बढ़ाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है। नाम इसका उन्नति विधान। और ग्राम प्रधानों का वेतन बढ़ाकर हर महीने 6000 रुपए करने का वादा भी हो सकता है। चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर 5000 रुपए करने का वादा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है, चौकीदारों का। और झुग्गियों को भूमि अधिकार का वादा भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में, नाम जिसका उन्नति विधान है, उसमें किया जा सकता है। चलिए आपको सीधा कांग्रेस दफ्तर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं इस वक्त। शैलेश ने कल आपको भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का जब कल वो जारी हुआ, रिलीज हुआ, तो उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। आज वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में हमको बताने वाले हैं और इसके लिए वो कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां देख रहे हैं आप वहां पर शैलेश? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस समय हम कांग्रेस दफ्तर पर जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो बातें जिनका आज ऐलान होना है वो सामने आ चुके हैं। और जो पॉइंट्स आपने बताया कि आज घोषणा पत्र में हो सकते हैं, तो ये मान कर सकते चलिए वो हो सकते नहीं है, वो होंगे, क्योंकि अब उनके जो होल्डिंग्स हैं वो भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए सामने आ चुकी हैं। उन्नति विधान नाम दिया, और जैसा देखिए आपने बताया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया संकल्प पत्र, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया वचन पत्र, और कांग्रेस ने नाम दिया है उन्नति विधान। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार एक नया प्रयोग कह सकते हैं कि यूपी के लिए 3 घोषणा पत्र, ये तीसरा घोषणा पत्र है। सबसे पहले महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी होता है जिसको नाम दिया जाता है शक्ति विधान। इसी लखनऊ के कार्यालय से उसको जारी करती हैं प्रियंका गांधी। इसके बाद दूसरा घोषणा पत्र जो सामने आता है वो होता है भर्ती विधान, यानी युवाओं पर फोकस। और अब ये तीसरा जो एक समग्र घोषणा पत्र है, सभी वर्गों को लेकर एक साथ उनके लिए उसका नाम दिया गया है उन्नति विधान जन घोषणा पत्र। और तमाम जो वादे हैं उनके बारे में देखिए आपने बताया, कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है कि कोई भी छूट ना जाए,
जाए। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का ये आइडिया था कि अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जाए। अब चलते हैं यहाँ पर, इस समय हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, वो भी कांग्रेस कार्यालय आ चुकी हैं। सुबह से ही तैयारियां भी देख रही हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे ही बात करना चाहेंगे, भाजपा और सपा का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। एक ने नाम दिया संकल्प पत्र, एक ने वचन पत्र, एक साथ। कांग्रेस का ये तीसरा घोषणा पत्र है, पहले महिलाओं के लिए, फिर युवाओं के लिए और अब एक समग्र। इसके पीछे क्या आइडिया रहा? मुझे लगता है कि हमारी सोच को दर्शाता है ये। हम महिलाओं की सशक्तिकरण की वाकई में बात करते हैं, हम युवाओं की देश में बात करते हैं इस प्रदेश में, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश यूपी में उन्नति होनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हम विधान की बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है वो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। हमारी निर्णायक भूमिका रही सरकारों में, हमने सरकार बनाई तो हम ये ज़रूर पूरा करेंगे और यही इसमें प्रतिबिंबित होता है। सबसे पहली जो प्रतिज्ञा थी 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने की, उसका तो हर बार दिखा है वो। जी। तो बाकी जो वादे मौका मिला वो भी पूरे होंगे उसी तरह? बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि हम खोखले दावे नहीं करते, खोखले वादे नहीं करते। 40% कहा तो 40% करके दिखाया। 20 लाख सरकारी रोजगार की बात करी तो हमारे पास पूरा खाका तैयार है, उसमें से 8 लाख महिलाओं के लिए होंगे। यानी जितने भी वादे हैं हर चीज़ के लिए पहले होमवर्क अच्छे से किया गया है। आखिर करेंगे कैसे? बिना होमवर्क किए हम लोग यहाँ पे कोई बात नहीं करते, और ये शायद अंतर है हम में और दूसरी पार्टियों में। हम भाजपा की तरह पूरी तरह से किसानों को अपने घोषणा पत्र में भूल नहीं जाते, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो आवारा छुट्टा पशुओं की समस्याएं, उसका बहुत विधिवत खाका हमने तैयार किया जो अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिले। मैम, एक चीज़ भाजपा कहती है हमने 2 करोड़ लोगों के सुझाव लेकर अपना संकल्प पत्र तैयार किया। अगर बात करें कांग्रेस के इस 24 करोड़ की जनसंख्या में आपने 2 करोड़ लोगों को बात करके बनाया है, ये तो उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी का हिस्सा आप मुझे बता सकते हैं? हम लोगों ने हर मंडल में जाकर वास्तविक लोगों से बात करी है, कंसल्टेशन किए हैं, कितने ही ग्रुप से किए हैं, कितने ही विचारकों से किए हैं, एक्सपर्ट से बात करी है और उसके बातें बनाए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच, इससे ज़्यादा व्यापक तौर से बात करके कोई दूसरा घोषणा पत्र नहीं बनाया गया है। क्या लोगों का, खासतौर से महिलाओं का विश्वास लगता है कि और बढ़ा है जब पहला वादा पूरा हुआ? प्रियंका गांधी जी का पहली प्रतिज्ञा चाहिए, क्योंकि हमने वादा पूरा करके दिखाया है। बिल्कुल, लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मुझे लगता है महिलाएं हमारी तरफ मुखरित है। मुझे लगता है महिलाओं को लगता है कि कोई तो उनके बारे में वाकई में बात कर रहा है, सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है। जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया, और ये भी सच है कि पिछले 3.5-4 साल में कौन विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, कौन सरकार से सवाल पूछ रहा है, बहुत सारी बातें बताई लगातार सुप्रिया कटघरे में श्रीनेत खड़ा ने, कर रहा है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और वो कह रही है कि यही फर्क है उनके विधान में, जिसको उन्नति विधान नाम दिया गया है घोषणा पत्र को, और लोगों में, कि उन्होंने बहुत होमवर्क करने के बाद और वास्तविक तौर पर जनता से संवाद करने के बाद, उनकी आकांक्षा जानने के बाद इसको तैयार किया है। और बहुत सारी बातें कंफर्म है जो हमने बताई अपने दर्शकों को, वो इस उन्नति विधान में होंगी ही। शैलेश, हम आपसे लगातार आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के एहसान का बदला चुका दिया है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से किसी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। जी हाँ, रामपुर खास सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। रामपुर खास सीट से कांग्रेस की आराधना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। मोइन, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ जो प्रत्याशी घोषित किए थे उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया था। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उसके एहसान का बदला चुकाया है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से, जिस पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख थी और जो देर रात लिस्ट आई है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी का भी नाम घोषित नहीं किया गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि समर्थन का ऐलान अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अघोषित तौर पर कांग्रेस पार्टी को, आराधना मिश्रा मोना को समर्थन कर दिया है समाजवादी पार्टी ने वहां पर। और इस चुनाव में जो 2022 में हो रहा है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता तो नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए गए हैं। और निश्चित तौर पर इस मामले में आने वाले दिनों में सियासत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बार बार कहती है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अंदर से कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं, कि इन उदाहरणों को दे करके वो चुनावी सभाओं में और रैलियों में इसे एक मुद्दा बना सकती है। इस पर विपक्ष को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें घेरने की कोशिश की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन मोइन, 2 शीर्षतम जो नेता हैं या जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि सपा अध्यक्ष हैं,
उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। दूसरा शिवपाल यादव, अब वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के एक वक्त में, बाद में उन्होंने अलग दल बनाया लेकिन उनकी अपनी पहचान रही है, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन यहाँ पर अगर ये एहसान चुकाने की बात है, एहसान का बदला देने की बात है, तो उसके लिए आराधना मिश्रा का चुनाव। देखिए, ऐसा है कि जो प्रमोद तिवारी हैं, आराधना मिश्रा मुन्ना के पिता, और मुलायम सिंह यादव, दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। और पहले भी कुछ एक चुनाव में प्रमोद तिवारी और आराधना के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। और आपको बता दें कि इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास गिनती के 13-14 विधायक हुआ करते थे, तब मुलायम सिंह यादव ने ही समाजवादी पार्टी के विधायकों से वोट कराकर प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में भेजा था। कहने को प्रमोद तिवारी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा गए थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, लेकिन उन्हें राज्यसभा तक भेजने का काम उस वक्त के समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, वो मुलायम सिंह यादव ने किए थे। तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जो है रणनीति है, लेकिन वो जो निजी रिश्ते हैं वो यहाँ पर ज्यादा मायने रख रहे थे। निश्चित तौर पर इस मामले में कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के दखल पर ही अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया होगा कि आराधना मिश्रा मोना की सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा महत्वपूर्ण बात आपने, और अघोषित तौर पर वहाँ उन्हें समर्थन करना है। जी मोइन, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे दर्शकों को जो है थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटाकर आपने दिखाया कि क्या वजह हो सकती है। इसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। तो रामपुर खास सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, ये एक एहसान वापस करने वाली बात होगी। जो कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार अपने खड़े नहीं किए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विरुद्ध, तो अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर खास से आराधना मिश्रा मोना के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है।